तो दोस्तों, हमारी आदि कैलाश की यात्रा का ये चौथा दिन है और आज का एपिसोड होने वाला है बेहद खास, क्योंकि आज हम चलेंगे वृंदावन और गोकुल की पवित्र यात्रा पर। रमन रीति पहुंचने से पहले ही हमें हो गए गजराज के दर्शन। ये गजराज नहीं, ये वाले असली वाले गजराज के दर्शन। ये आप देखोगे वो विवादित स्थल जिसे मंदिर वन कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह करवाया था। वृंदावन की संकरी गलिया में हमें अपनी कार छोड़कर ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा और बांके बिहारी मंदिर के रास्ते में रिक्शा वाले ने हमें आज सावधानी के बारे में बताया। वो क्या था मैं भी आप आगे देखोगे। साथ ही में आप दर्शन करोगे गोपेश्वर महादेव के, रहस्यमय निधि वन के, लीला प्रभुपाड़ा म्यूजियम के, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर के रात के अद्भुत नज़ारे के, और फिर गोकुल में नंद यशोदा महल के दर्शन। साथ ही वृंदावन में कहाँ ठहरे और वृंदावन से आगरा के गुरु के ताल तक का सफर। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज सुनहरी सुबह के साथ हमारी यात्रा का चौथा दिन शुरू हो चुका है। आज सुबह हम अपने होटल से निकल चुके हैं बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम यहाँ कार से नहीं बल्कि रिक्शा से जा रहे हैं। दरअसल वृंदावन की गलियाँ काफी संकरी है और कई जगह पे पार्किंग की भी बड़ी समस्या रहती है। इस वजह से हमने सोचा कि रिक्शा से जाना ही सबसे सही रहेगा। लेकिन रास्ते में हमारे रिक्शा वाले ने हमें एक खास चेतावनी भी दी। उसने कहा कि यहाँ बंदरों से थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि ये बंदर अक्सर लोगों के मोबाइल और चश्मे छीनकर भाग जाता है। वृंदावन में बंदरों से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बंदर थोड़े अलग ही तरीके से काम करते हैं। दरअसल उन्हें फ्रूटी बहुत पसंद होती है, इसलिए वो लोग मोबाइल या चश्मा छीन लेते हैं ताकि बदले में उन्हें फ्रूटी मिल जाए। हमने मोबाइल वगैरह सब संभाल के रख ही दिया था, लेकिन तभी अचानक कहीं से एक बंदर आया और भाभी के गोगल्स छीन कर भाग गया। जैसे ही आप उन्हें फ्रूटी देते हो, वो अक्सर आपकी चीजें वापस फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा वाला बंदर तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। वो चश्मा लेकर सीधा भाग ही गया। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह इलाका भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। आसपास कई सारी दुकानें भी हैं और मोक्षा की भी नजर पड़ी एक चनिया चोली की दुकान पे। तो नवरात्रि के लिए अभी से वो खरीदी कर रही है। तो चलिए फिर खरीदी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सच कहूँ तो दोस्तों, यहाँ का माहौल देखकर हमें बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे हम बरसाना के राधा रानी मंदिर में खड़े हो। बिल्कुल वैसा ही नजारा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था मानो अगर आज दर्शन नहीं किए तो शायद अगले हफ्ते तक मौका ही ना मिले। हर तरफ लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। फिर जैसे तैसे हमने भगवान श्री के दर्शन किए और फिर वहाँ से वापस निकल के आ गए। और आते वक्त हमने भी हमारे लाला के लिए थोड़ी सी शॉपिंग की। जाते समय हमने एक यहाँ होटल देखी थी। यहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल गर्मा गर्म तली जा रही थी। यहाँ पर पूरी सब्जी, समोसा, चाट जैसी कई चीज़ें मिल रही थी। बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट या ब्रंच कर रहे हैं। और तभी उसी होटल के पास हमारी नज़र पड़ी एक स्टॉल पर, जहाँ ठंडी ठंडी और मलाईदार लस्सी मिल रही थी। बस फिर क्या था, हमने भी सोचा कि एक एक गिलास लस्सी हो जाए। भाई कैसा लस्सी? एकदम लस्सी है, बीच के जैसा ही है, एकदम टेस्टी। सब्र का फल मीठा होता है। सही से इच्छा किया नाश्ता और लस्सी का मजा लेने के बाद अब समय था श्री रंगनाथ मंदिर जाने का। यह मंदिर भगवान विष्णु के रंगाजी स्वरूप को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यह दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है और इसकी वास्तुकला सच में देखने लायक है। मंदिर के गर्भगृह में आपको श्री गोदा देवी, श्री रंगनाथ महाराज और श्री गरुड़ देव के दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, हमारी लिस्ट में एक और नाम था गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने। अब हम सब वहीं की ओर चल पड़े। वृंदावन के ज्यादातर मंदिर दोपहर को करीब 12:30 बजे बंद हो जाते हैं और फिर शाम 4 बजे दोबारा खुलते हैं। इसलिए अगर आपको ज्यादा मंदिर के दर्शन करने हैं, कोशिश करें 12:30 बजे से पहले ही आप दर्शन कर लें। फिर हम अब पहुंच चुके थे गोपेश्वर महादेव मंदिर में। गोपेश्वर महादेव के मंदिर से थोड़ी ही दूर पर स्थित है राधा रमन मंदिर, लेकिन हम पहले जाएंगे निधि वन। निधि वन भी यहाँ का एक बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। सामने जो आप देख रहे हैं वही है निधि वन का मुख्य प्रवेश द्वार।
जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, हमने देखा कि यहाँ भी काफी भीड़ थी। चारों तरफ जूते चप्पल रखने के स्टैंड बने हुए थे। फिर इसी प्रवेश द्वार से होकर श्रद्धालु निधि वन के अंदर जाते हैं। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने यहाँ सामान्य जंगल जैसा कुछ नहीं दिखा। इसके विपरीत यहाँ एक तरह की टनल जैसा संरचना बना दी गई है और निधि वन के दर्शन आपको इन जालियों के पीछे से ही करने होते हैं। यहाँ आपको कई पुराने स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सब कुछ आपको जाली के पीछे से ही देखना होता है। इसके अलावा इस वन के बीचों बीच कई समाधियां भी बनी हुई है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात के समय यहाँ आकर कुछ देखने की कोशिश करता है, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। मान्यता यह भी है कि या तो उनकी आंख चली जाती है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से रात में यहाँ किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं होती है। निधि वन से जैसे ही बाहर निकले लगभग 12:30 बज चुके थे, यानी तक यहाँ के ज्यादातर मंदिर बंद हो चुके होंगे। इसलिए निधि वन से सीधे हम काशी घाट पहुँच गए। हमारा प्लान था मदन मोहन महाराज के मंदिर में जाए, लेकिन जब तक हम वहाँ पहुँचते तब तक मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। एक गर्मी भी पड़ रही थी और घाट पर बैठने के लिए ज्यादा जगह भी नहीं थी। इसलिए हम बोट राइडिंग के लिए चले गए और कुछ लोग घाट पर ही रुककर थोड़ी फोटोग्राफी करने लगे। पहले आज की मैं आपको टिप दे देता हूँ। मथुरा और वृंदावन आने के लिए आप बाई ट्रेन से भी आ सकते हो, और जैसे हम आए बाई रोड, हम गुजरात से आदि कैलाश यात्रा पे है, तो हम बाई रोड मथुरा वृंदावन आ गए। अब जयपुर, दिल्ली, आगरा जैसे आसपास के सिटी से भी मथुरा की रोड यात्रा सुविधाजनक से वो आप कर सकते हो। बहुत ही गर्मी थी, इसके लिए हमने काशी घाट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और हमने रिक्शा ली और आगे बढ़ गए इस्कॉन टेम्पल की ओर। लेकिन दुर्भाग्य से हम जब वहाँ पहुँचे तब तक यह मंदिर भी बंद हो चुका था और बताया गया कि यह शाम 4 बजे दोबारा खुलेगा। इसलिए हम पहुँच गए गोविंद दास रेस्टोरेंट, जो कि इस मंदिर के पीछे की तरफ स्थित है। यहीं बैठकर हमने थोड़ा खाना खाया, लस्सी मंगाई और कुछ देर आराम किया। जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो देखा कि मंदिर के बाहर काफ़ी लोग पहले से ही बैठे हुए थे और सभी मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हमारे कानों में भजन की मधुर ध्वनि सुनाई दी, तो हम भी वहीं बैठ गए और कुछ समय तक भजन का आनंद लेते रहे। थोड़ी देर में मंदिर के दर्शन भी शुरू हो गए। इस्कॉन मंदिर में आपको श्री कृष्ण और बलराम जी की सुंदर मूर्तियों के दर्शन होते हैं, जो सच में बहुत ही मनमोहक लगते हैं। और हाँ, यहाँ पे आने के बाद यहाँ का श्रीला प्रभुपद म्यूजियम देखना ना भूलिएगा। ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला पे आधारित है। ये अब आगे चलते हैं। वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध मंदिर प्रेम मंदिर। सच कहूँ तो जो भी श्रद्धालु वृंदावन आता है वो प्रेम मंदिर के दर्शन अवश्य करता है। अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो मंदिर का टाइम टेबल जरूर देख लेना, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ कब आना सही रहेगा। चलिए हम भी चलते हैं प्रेम मंदिर के दर्शन करने। जरूरी बात आपको बता दूं, यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप मोबाइल से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह मानो, प्रेम मंदिर आने के लिए शाम का समय सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि शाम के समय यहाँ की खूबसूरत लाइटिंग पूरे मंदिर को और भी अद्भुत बना देती है। और तभी हमारी नजर पड़ी मंदिर की खूबसूरत छत की ओर। नक्काशी और भव्यता से सच में सबका ध्यान खींचती है। हमने यहाँ काफी समय बिताया, मानो लौटने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम वहाँ से थोड़ी फोटोग्राफी करके सारी यादें को अपने कैमरे में कैद करके अब यहाँ से हम आगे बढ़े। हमारी नज़र पड़ी राधा रानी अन्न क्षेत्र पर। यह अन्न क्षेत्र इस्कॉन द्वारा संचालित किया गया है और यहाँ केवल 30 रुपीज़ में अनलिमिटेड थाली मिलती है। और आप हमारी आज की थाली में देख सकते हो, इसमें गर्मा गर्म जलेबी, नूडल्स, 2 तरीके की सब्जी, रोटी और काफ़ी कुछ शामिल है। डिनर फिनिश करके अब हम अमेरी होटल की ओर चलेंगे। तो आज का हमारा चौथा दिन समाप्त होता है। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारी आदि कैलाश यात्रा का 5वां दिन है और आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे पवित्र स्थान की ओर जिसे भांडीरोन कहा जाता है। शायद इस जगह को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, उसी
दिव्य विवाह की विधि इस स्थान पर संपन्न की गई थी। हालांकि उनका विवाह अलौकिक था, लेकिन पृथ्वी पर जिस स्थान को उस दिव्य विवाह का साक्षी माना जाता है, ये वही स्थान है जिसे आज हम भांडीर वन के नाम से जानते हैं। चलिए आज वृंदावन में स्टे की एक और जानकारी आपसे शेयर कर दूं। वैसे हम तो रुके थे होटल यमुनोत्री धाम में, लेकिन आप चाहो तो अनिरुद्ध महाराज संचालित गौरी गोपाल धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हो। इस्कॉन मंदिर से केवल 750 मीटर और प्रेम मंदिर से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। बाकी की सारी जानकारी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं भांडीर वन की ओर। भांडीर वन मथुरा के 12 प्रमुख वनों में से एक है और भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। और अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के मुख्य परिसर में। अंदर आते ही सामने आपको एक बोर्ड दिखाई देगा जिस पर लिखा है श्री राधा कृष्ण का पौराणिक विवाह स्थल। और यहाँ पे श्री राधा कृष्ण का विवाह कराते हुए ब्रह्मा जी की एक प्राचीन और आकर्षक एक मूर्ति भी है। जब हम यहाँ चारों ओर घूमकर देख रहे थे, दिलचस्प बात नजर आई। यहाँ पर कई जगहों पर इसी तरह के विवाह स्थल बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपने अपने तरीके से यहाँ विवाह स्थल का निर्माण करवाया है। अब इनमें से वास्तविक कौन सा है ये तो निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन श्रद्धा और आस्था यहाँ हर जगह पे महसूस होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गोकुल की ओर, क्योंकि मथुरा वृंदावन में आज हमारा आखिरी दिन है और उसके बाद फिर हमारी अगली मंजिल होगी आगरा। तो हम पहुंच चुके हैं रमन रेती, जो गोकुल के प्रमुख स्थलों में से एक है। सबसे पहले सोचा कि थोड़ा नाश्ता किया जाए, तभी वहां से एक हाथी गुजरता हुआ दिखाई दिया और फिर क्या था, सभी ने बड़े उत्साह के साथ हाथी को छूकर उसका आशीर्वाद लेने जैसा अनुभव किया। ही हिमांशु भाई ने पहले ही नाश्ते का ऑर्डर दे दिया था। उतने में ही हमारा गर्मा गर्म नाश्ता भी आ चुका था। हमने ऑर्डर दिया था पूरी सब्जी और रगड़ा पेटिस का, जो गर्मा गर्म है, बहुत ही टेस्टफुल है। लेकिन मोक्षा का मूड ऑफ है, क्योंकि हमारी जो आदि कैलाश की यात्रा है वो 19 दिन की है और उसको उतनी छुट्टी मिली नहीं है। आज उसकी रिटर्न टिकट है। लेकिन आप एंजॉय करिए डियर पार्क, जो रमन रेती के ठीक सामने स्थित है। यहाँ पर कई सारे हिरन थे, लोग उन्हें प्यार से सिला भी रहे थे और साथ ही में खाना भी खिला रहे थे। तो हमने भी कुछ समय वही बिताया और इन खूबसूरत पलों का आनंद लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं रमन रेती के मुख्य मंदिर की ओर, जो कि डियर उद्यान के ठीक सामने स्थित है। रमन रेती में भी अगर आपका स्टे करने का प्लान है तो धर्मशाला यहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ का मंदिर दोपहर को 12 से शाम 4 बजे तक बंद रहता है। अभी हम पहुंच चुके हैं रमन बिहारी मंदिर में। कहा जाता है इस मंदिर की स्थापना आज से लगभग 200 वर्ष पहले ज्ञानदास स्वामी ने की थी। मंदिर के अंदर आपको राधा कृष्ण की प्रतिमा के दिव्य दर्शन होते हैं, जो यहाँ आने वाले हर भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण केंद्र रहा है। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इस स्थान का नाम रमन रेती कैसे पड़ा? दरअसल इसके पीछे भी एक बेहद रोचक और आस्था से जुड़ी कहानी है। पहले हम दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए अब राधा कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं और इन लोग के साथ में अभी धुन में थोड़ी देर उनके साथ भक्ति कर लेते हैं और फिर पीछे की ओर रमन रेती की ओर चलते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तब वे इसी स्थान पर अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ खेला करते थे। इसी वजह से यह जगह भक्तों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र रेती में लेटते हैं, कुछ लोग इसमें खेलते भी हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें यहाँ भगवान श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है और इसी आस्था के साथ भक्त इस पावन रेती में लौटकर या खेलकर भगवान श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमने भी वहाँ से प्रसाद के रूप में थोड़ी सी रेत अपने साथ ले ली और अब हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं गोकुल में स्थित ठकुराइन घाट की ओर, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगर आप यहाँ आते हो, आपको यहाँ काफी बड़ा पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा। लेकिन उस समय परिस्थितियाँ थोड़ी अलग थी। दोपहर के करीब 12 बज चुके थे और गर्मी काफी तेज हो गई थी, इसलिए हमने ज्यादा घाट पे रुकने के बजाय
सबसे पहले नंद बाबा के घर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने के लिए हमें ठकुरैन घाट होते हुए आगे की ओर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ आकर हमें वही भांडीरवन जैसा कंफ्यूजन फिर से देखने को मिला, क्योंकि लगभग हर दूसरे मकान के सामने बोर्ड लगा हुआ था कि यही नंद बाबा का प्राचीन घर है। आखिरकार हम उसी स्थान पर पहुंच ही गए यहाँ पिछली बार हिमांशु भाई शूटिंग के लिए आए थे। देख सकते हो यहाँ मंदिर का सुंदर निर्माण किया गया है और अंदर नंद बाबा, यशोदा मैया और कृष्ण बलराम की सुंदर मूर्तियां विराजमान है। हमने भी यहाँ श्रद्धा के साथ दर्शन किए। हम वापस जा रहे हैं मथुरा की ओर, क्योंकि हमें मोक्षा को मथुरा रेलवे स्टेशन छोड़ना है। दरअसल मोक्षा अब गुजरात वापस जा रही है, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी। लेकिन आदि कैलाश सफर में आगे हमें अहमदाबाद के मीत भाई एंड फैमिली आगरा से ज्वाइन करने वाले हैं। गुजरात से मथुरा और वृंदावन तक की यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। चलिए अब आगरा की ओर चलते हैं। आगरा की दूरी यहाँ से 57 किलोमीटर की है और आगरा पहुंचकर हम ठहरने वाले हैं गुरुद्वारा गुरु के ताल में, और हम अब पहुंच चुके हैं गुरु के ताल में। हमारी आदि कैलाश यात्रा की आज 5वीं शाम हो चुकी है। अभी हम गुरुद्वारे में बैठे हैं और सच कहे तो मन पूरी तरह शांत और सुकून से भरा हुआ है। कल इसी समय हम प्रेम मंदिर में थे। वहाँ जो भक्ति, जो ऊर्जा हमने महसूस की थी, बिल्कुल वही एहसास यहाँ भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर एक तीर्थस्थल अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन वहाँ मिलने वाली शांति और सुकून कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं। वाकई चाहे कोई भी धर्म हो, जब हम इन पवित्र स्थानों पर आते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून, एक अलग ही शांति मिलती है, जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यहाँ यात्रियों को रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। एसी रूम का किराया सिर्फ 800 रुपीज़ है। एक कमरे में आराम से 4 से 5 लोग रुक सकते हैं, इसलिए यात्रियों के लिए ये काफ़ी सुविधाजनक है। कल के एपिसोड में हम भीमताल पहुंचने वाले हैं, लेकिन उसके पहले रास्ते में हमने केले और पेठे की सैंडविच बना के खाई। तो दोस्तों भीमताल में हम कैंपिंग करने का मेरा प्लान है, क्योंकि इस सफ़र का एक नया और रोमांच अनुभव होने वाला है। लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाएंगे ताजमहल, और ताजमहल के दर्शन करने के बाद हम शुरू करेंगे उत्तराखंड की और अपना अगला सफ़र। इन सभी खूबसूरत जगहों की लोकेशन और अनुभव जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।